नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कल बंद हो रहे 2 IPOs की और आज की वीडियो में जानेंगे कि इन 2 कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं और क्या इनको लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए पैसा या नहीं लगाना चाहिए, या इन कंपनीज़ को जब ये लिस्ट हो जाएं उसके बाद किसी करेक्शन में ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो ये सब समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो इस कंपनी का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2016 में कंपनी की स्थापना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई और उस समय इस कंपनी का नाम वेकफिट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड था। ये कंपनी बेंगलोर में या बेंगलुरु में स्थापित हुई। 2025 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट हो गई और अब इसका IPO आया है। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो सरल शब्दों में कहें तो कंपनी जो है गद्दे, फर्निशिंग और फर्नीचर बेचने का काम करती है। तो शुरुआत इन्होंने की थी गद्दे बेचने से यानी मैट्रेसेस बेचने से, और अब उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया है अपने आप को फर्नीचर में और फर्निशिंग्स में। तो फर्नीचर तो आप सभी समझते हैं, लेकिन ये फर्निशिंग्स क्या होती हैं? तो फर्निशिंग जो है उसकी परिभाषा ये है कि कमरे में रखा गया वो साजो सामान जो आपको आरामदेह बनाता है, यानी जब आप कमरे में आएँ तो आपको वो कमरा अच्छा लगता है और कमरे की सजावट में वो मदद करता है, लेकिन कमरे से वो अटैच नहीं होता। जैसे अलमीराज जो होती हैं, जो दीवार में खुदी हुई होती हैं, वो अटैच्ड होती हैं, लेकिन ये जो फर्निशिंग्स होती हैं ये अटैच नहीं होती कमरे के साथ। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कोई डेकोरेटिव पीस हो सकता है, कोई कर्टेन्स हो सकते हैं, कोई शैंडलियर्स या झाड़ फानूस जिनको कहते हैं वो हो सकते हैं, और लैंप हो सकते हैं, टेबल लैंप जिनको बोलते हैं वो हो सकते हैं, और टेबल कवर वगैरह हो सकते हैं। इस तरह की जो डेकोरेटिव आइटम्स जो है ना वो फर्निशिंग्स की श्रेणी में आते हैं, तो वो भी ये बनाते हैं। अब ये लेते हैं कहीं से, खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, यानी एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये खुद बनाते हैं? जी नहीं, ये खुद बनाते हैं और खुद उसको पहले डिज़ाइन करते हैं, मतलब पहले प्लेन पेपर पे उतारते हैं, नक्शा बनाते हैं और मार्केट की नीड के अनुसार, और फिर उसको खुद की फैक्ट्रीज़ में ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ये मैन्युफैक्चर भी इन्होंने कर लिया, डिज़ाइन भी कर लिया, अब बेचते कहाँ हैं? तो देखिए ये जो है ये D2C ये प्लेटफॉर्म है। D2C का मतलब क्या है? D मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी आपको ये डायरेक्ट बेचते हैं, कोई मिडल मैन नहीं है, कोई इनकी फ्रेंचाइजी नहीं है, कोई इनका जो सुपर स्टॉकिस्ट है स्टॉकिस्ट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इनके 2 चैनल तो खुद के हैं, यानी एक तो इनकी वेबसाइट है जिससे डायरेक्ट ये ऑनलाइन सेल करते हैं, और दूसरा जो है इनके ब्रिक और मोटार ऑफिसेज भी हैं, या ये कहें इनके ब्रिक और मोटार एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, यानी दुकानें भी हैं इनकी जिनके थ्रू ये माल बेचते हैं। अब ये तो रही इनके 2 चैनल, यानी खुद के ब्रिक और मोटार और ऑनलाइन। अब 2 चैनल इनके और भी हैं जिनके थ्रू ये अन्य के थ्रू सामान बेचते हैं। तो जैसे मार्केट प्लेसेस हुए, चाहे अमेज़ॉन हुआ, चाहे फ्लिपकार्ट हुआ, कोई मीशो हुआ, या इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपना माल बेचते हैं, वो ऑनलाइन सेल हुई। और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, यानी ऐसे आउटलेट्स जो गद्दे, फर्नीचर या फर्निशिंग्स बेचते हैं, ब्रिक एंड मोर्टार यानी दुकानें, फिजिकल स्टोर्स। तो ऐसे फिजिकल स्टोर्स जो इनके द्वारा ओन नहीं किए गए हैं, लेकिन वो किसी अन्य कंपनी का माल भी बेच रहे, तो उसके साथ ये इनकी कंपनी का माल भी रख लेते हैं, यानी वेकफिट का माल भी वो रख लेते हैं। उनको मल्टी ब्रांड आउटलेट्स बोलते हैं। अब ये बात भी समझ में आ गई कि भाई ये खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं, फिर सेल ऐसे करते हैं, लेकिन अब ये किन के लिए, कौन कौन सी कैटेगरी में उनके ग्राहक आखिर कौन कौन है? तो देखिए 3 श्रेणी के इनके ग्राहक हैं। पहला जो है वो मास मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो फर्नीचर होता है या जो भी आइटम वो ले रहा है उसकी यूटिलिटी जो होती है, उसका यूज़ जो होता है ना वो बहुत बेसिक होता है, यानी उसमें कोई डिज़ाइन, कोई शोशेबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बेसिक यूज़ वाली चीज़ वो होती है, और उसकी प्राइस जो होती है वो लो रखी जाती है। दूसरा जो सेगमेंट आता है वो सेगमेंट है जिनको ये केटर करते हैं, वो है मास्टिज सेगमेंट। मास्टिज का जो शब्द है वो बना हुआ है 2 शब्दों से मिलकर, मास प्लस प्रेस्टिज। तो ये जो मिडिल क्लास वाला जो काम है ना, जो मिडिल क्लास जिस श्रेणी में आता है उसको टेक्निकल या मैनेजमेंट की भाषा में मास्टिज बोल दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि जो एस्पिरेशनल होता है, मिडिल क्लास ये चाहता है कि मैं
जो है अपर क्लास की तरफ मूव करूं, लेकिन उसके पास पैसे उतने नहीं होते, तो कुछ उसमें अफोर्डेबिलिटी यानी वो जो डिज़ाइन या वो जो फर्नीचर हुआ, फर्निशिंग हुआ या जो मैट्रेस हुआ, उसमें कुछ कंफर्ट, कुछ यूजेबिलिटी भी होती है और कुछ डेकोरेशन या कुछ जो है लग्जरी टाइप का आइटम भी उसमें सम्मिलित होता है। इन दो चीज़ों का मिश्रण होता है और मीडियम रेंज होती है उस चीज़ की, कॉस्ट जो होती है मीडियम रेंज। जो तीसरा सेगमेंट है वो प्रीमियम सेगमेंट है, वहाँ प्राइस जो होता है हाई होता है और पूरा का पूरा फोकस उस चीज़ पर, उस चीज़ का यानी जैसे मैट्रेस हुआ या कोई फर्नीचर हुआ, उसका पूरा फोकस इस बात पे, वो उसको डिज़ाइन या तैयार इस प्रकार किया जाता है कि वो जो है ना वो आदमी को उसका स्टेटस प्रोवाइड करे, उसको लग्जरी प्रोवाइड करे और इसीलिए उस तरह की जो आइटम्स होते हैं उसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है, हाई वैल्यू आइटम होता है, हाई उसकी प्राइस हाई होती है। तो अब इस चीज़ से क्या जाहिर होता है, यानी कि इनका कोई एक पर्टिकुलर टारगेटेड सेगमेंट नहीं है, ये हर सेगमेंट में काम करते हैं तीनों तरह से, मास से, मास्टिस से और प्रीमियम सेगमेंट, तीनों कैटेगरीज को ये केटर करते हैं। अब इनके प्रेजेंस की बात करें तो ये 700 डिस्ट्रिक्ट में और 28 यूनियन टेरिटरीज़ में प्रेजेंट है। जहाँ तक इनका माल जाता है वो चाहे इनके खुद के स्टोर हो सकते हैं या जो अन्य MBO जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं वो हो सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए तो रीच का कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इनके रेवेन्यू के बारे में, कौन कौन से सेगमेंट से कैसे कैसे इनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो ये जितना भी डेटा है ये H1 FY26 का डेटा है, यानी सितंबर 2025 तक का डेटा है ये। तो वहाँ पे इनका जो मैट्रेस से रेवेन्यू आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। 3 सेगमेंट जैसे मैंने बताया, इनके 3 सेगमेंट, एक मैट्रेस वाला, एक फर्नीचर वाला, एक फर्निशिंग वाला। तो मैट्रेस से जो इनका रेवेन्यू आता है 61% आता है, यानी बेसिकली इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो मैट्रेस से आता है। 29% इनका रेवेन्यू जो आता है वो फर्नीचर से आता है और केवल 10% इनका फर्निशिंग से आता है। अब बात करें कि भाई खुद के चैनल और जो बाहर वाले चैनल हैं, जैसे खुद के चैनल मैंने बताया एक वेबसाइट है और खुद के इनके स्टोर्स भी हैं, तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 65% आता है और 35% रेवेन्यू जो एक्सटर्नल स्टोर्स हैं, जिनको मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं या जो मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इस तरह के जो मार्केट प्लेसेस ऑनलाइन सेल जो दूसरे करते हैं, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 35% आता है। अब इससे क्या जाहिर होता है, इससे जाहिर ये होता है कि ये 35% सेल के लिए, 1/3 सेल के लिए ये दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपैरिजन करें तो 60% इनकी सेल जो होती है वो ऑनलाइन होती है और बहुत सिग्निफिकेंट यानी 40% सेल जो होती है इनकी ऑफलाइन होती है। अब सेल्स ग्रोथ की अगर इनकी बात करें तो FY23 से FY26 तक, 26 इसलिए मतलब 26 FY26 ख़त्म होगा मार्च 2026 में, तो वो मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, यानी जो FY26 का H1 FY26 का डेटा है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो FY23 से FY26 की जो इनकी ग्रोथ थी, सेल्स ग्रोथ, वो बहुत ही अच्छी थी, 20.7%। लेकिन ये FY25 तक नेट लॉस में थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका नेगेटिव था। लेकिन ये जो साल का 6 महीने बीते हैं FY26 के, इसमें ये एक छोटे प्रॉफिट में 35 करोड़ के प्रॉफिट में ये आए हैं। टोटल ये कंपनी 1289 करोड़ रेज कर रही है। इसमें से 912 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो कंपनी में नहीं जाएगा, लेकिन 377 करोड़ जो है वो कंपनी में जाएगा, वो न्यू इशू है। अब ये क्या करेंगे, इनमें जो मेजर जो आइटम है वो किराया पे करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स इनके हैं उनके लीज रेंटल रिन्यूअल करने के लिए, उनके लाइसेंस फीस वगैरह देने के लिए, इसके लिए खर्चा है। थोड़ा सा जो अमाउंट है वो मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए है, और उसके बाद का जो थोड़ा सा अमाउंट बचा हुआ है वो नए स्टोर खोलने के लिए। तो बेसिकली ये जो करंट स्टोर्स के पेमेंट करने के लिए ये है, ये वाला अमाउंट। अब इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ये फर्नीचर कंपनी है या मैट्रेस वाली कंपनी है। 21% की सेल्स ग्रोथ, 20.7% की एस्टिमेटेड ग्रोथ है FY23 से 26 तक। और दूसरी चीज़ ये कि जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस हो रहा है वो दुकान पे नहीं जाना चाहता, वो कोशिश ये करता है ऑनलाइन में देख लूँ और ऑनलाइन में ख़रीद लूँ। और महानगरों में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लाना ले जाना बड़ी हेडेक का काम है। तो इस तरह का जो टेलविंड्स हैं इस सेक्टर में, ऑनलाइन वाले सेक्टर में, वो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी वीकनेसेस की बात करूँ तो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये फोकस्ड हैं, ये डिपेंडेंट हैं मैट्रेसेस में, तो
60% रेवेन्यू केवल एक सेगमेंट इनका आता है, वो मैट्रेसेस से आता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है दूसरों के चैनल से सेल जो हो रही है, यानी मल्टी ब्रांड आउटलेट और मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर 35% रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि जिस सेगमेंट में काम करते हैं, चाहे वो मैट्रेस का हो, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे फर्निशिंग का हो, वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में ज़बरदस्त कंपटीशन है। बहुत ही फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, इसलिए कंपटीशन ज़बरदस्त है। नियरेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करूं तो इनका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो शीला फोम है, जो फोम के मार्केट में मार्केट लीडर है। और ये कंपनी शीला फोम अभी रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है। हमारा एक वीडियो भी है शीला फोम के ऊपर, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और चूंकि वेकफिट इनोवेशंस जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो एक बेटर मीट्रिक होगा ईवी टू सेल्स। तो शीला फोम की ईवी टू सेल्स जो है वो 2.3 है, जबकि वेकफिट की जो ईवी टू सेल्स है वो 4.7 है। मार्केट कैप दोनों कंपनीज का सिमिलर है, लेकिन शीला फोम की जो सेल है वो इस कंपनी की सेल यानी इनोवेशन वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड की सेल से 3 गुनी है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हालांकि जैसे मैंने बताया, ये कंपनी यानी शीला फोम भी अभी रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है। मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड पर इस कंपनी का यानी वेकफिट का वो 6373 करीब 6400 करोड़ का हो जाएगा प्रमोटर के पास। आफ्टर इशू जो है यानी इस इशू के बाद वो 37% आ जाएगा और पब्लिक के पास 63% होगा, यानी मेजॉरिटी जो होल्डिंग होगी वो पब्लिक के पास होगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो महंगा शेयर लगता है, और एक बार इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी में आने दीजिए और उसके बाद ये देखिए ये परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस प्रकार से करता है। वरना जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर इस मार्केट में हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ उनका बिजनेस मॉडल समझ के एक बार उनको देखना ज़्यादा उचित रहेगा। दूसरी कंपनी जिसका डिस्कशन हम आज की वीडियो में कर रहे हैं, जिसका आईपीओ भी कल बंद हो रहा है, उस कंपनी का नाम है कोरोना रेमेडीज़। तो ये जो कंपनी है ये 2020 में एस्टेब्लिश नहीं हुई है, जैसा लगता है कि कोरोना काल के बाद ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। ये एक संयोग ही है कि इस कंपनी का नाम भी सेम कोरोना जैसा है, लेकिन ये कंपनी 2004 में एस्टेब्लिश हुई है। तो इस 2004 में कोरोना रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ये एस्टेब्लिश हुई और अक्टूबर 2024 में इसको पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और अब इस कंपनी का आईपीओ आया है। अब जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, दवाई बनाने वाली कंपनी है और दवाई में ये इंडिया फोकस्ड है। 96% जो इनका रेवेन्यू है वो भारत से आता है और केवल 4% रेवेन्यू है वो फॉरेन से आता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, वो देखिए, वो फॉरेन के जो रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रिक्टनेस और एफडीए के इंस्पेक्शन जो बार बार प्लांट में होते हैं, जिसके कारण शेयर में बड़ी उठापटक होती है, उससे ये कंपनी मुक्त है। भारत के रूल्स रेगुलेशन को इसको फॉलो करना है, तो एक जो अच्छी बात ये है। दूसरी बात जो इस कंपनी के बारे में है वो ये है कि ये फार्मूलेशन के बिजनेस में फार्मूलेशन बनाती है। फार्मूलेशन क्या होता है, देखिए, कोई भी जो दवाई होती है उसमें एक चीज़ तो ये होती है, वो होती है जिस चीज़ से आपकी बीमारी ख़त्म होती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API। उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मैं किसी चीज़ में मिलाता हूँ। अब वो क्यों किसी चीज़ में मिलाया जाता है, उसका कारण ये है कि ताकि वो मरीज़ को आसानी से दिया जा सके। भाई ये तो गोली के फॉर्म में, तो मैं उसको कोई बाइंडर मिलाऊंगा और फिर उसको बाइंडर गोली के रूप में बना के आदमी को दिया जा सके। या कोई बच्चा है, मान लीजिए, अब बच्चा सिरप ले सकता है, गोली नहीं ले सकता, छोटा बच्चा है, तो उसको अब मैं लिक्विड फॉर्म में डालूंगा, तो किसी लिक्विड में मैं उस API को डाल दूंगा। तो फॉर्मुलेशन का बेसिकली मतलब ये है API प्लस जो दूसरे इंग्रेडिएंट, इस तरह के इंग्रेडिएंट जिसके थ्रू वो गोली या वो दवाई आसानी से ली जा सके, बॉडी में आसानी से जा सके, तो फिर उसकी ब्रांडिंग करना। तो ये सारी चीज़ जो होती है ना, उस चीज़ को फॉर्मुलेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली API नहीं बनाते हैं, यानी रॉ मटेरियल को निर्माण नहीं करते, रॉ मटेरियल को खरीदते हैं कहीं से, API को कहीं से खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद ये उसको प्रोसेस कर देते हैं, प्रोसेस करके खुद का ठप्पा लगाते हैं और ठप्पा लगा के मार्केट में बेच देते हैं। तो ये इनका बेसिकली काम है। अब कौन कौन से सेगमेंट में ये डील करते हैं, तो इनका जो मेजर सेगमेंट है जहाँ से इनका रेवेन्यू 29% आता है वो है गायनाकोलॉजी या फीमेल हेल्थ से रिलेटेड, कोई हार्मोनल कुछ
प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती है, तो उस तरह की चीज़ें, या फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जो, या गायनोकोलॉजी से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें ये प्रेजेंट है। इसके अलावा 23% का रेवेन्यू आता है वो हार्ट और डायबिटीज़ वाली बीमारियों से आता है, तो वो दवाइयाँ ये बनाते हैं। पेन रिलीफ से रिलेटेड दवाइयाँ जो है वहाँ से इनका रेवेन्यू 12% आता है। यूरोलॉजी, किडनी की बीमारी हुई या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ हुई तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 5% आता है, और बाकी सबसे और अन्य तरह की जो दवाइयाँ ये बनाते हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 31% आता है। टोटल इनके 71 ब्रांड्स हैं, और इनमें से काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो मार्केट लीडिंग ब्रांड है, यानी कि जिनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है उस कैटेगरी में। एक अन्य खास बात ये कि ये जितनी दवाइयाँ बनाते हैं उसमें से केवल 10% दवाइयाँ ऐसी हैं जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 90% इनका जो पोर्टफोलियो है वो फ्री प्राइसिंग है। वहाँ पर ये मर्जी है जिस तरीके से प्राइसिंग कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, मार्केट में कॉम्पिटिशन के अनुसार। लेकिन 10% दवाइयाँ जो असेंशियल लिस्ट में हैं, भारत सरकार के असेंशियल लिस्ट में, वहाँ पर जो प्राइसिंग डिसाइड होती है वो भारत सरकार करती है, तो इसलिए वहाँ पर जो है मार्जिन कम होता है। एक अन्य खास बात इस ऑफर में ये है कि ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, यानी जो प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक कुछ बेच रहे हैं और कंपनी के पास कोई पैसा जा नहीं रहा है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। 2023 से 25 के बीच में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 16% बढ़ी है, और जो प्रॉफिट है वो 37% बढ़ा है। मार्केट कैप की बात करूं तो ऑफर फॉर सेल के बाद अपर प्राइस बैंड पर इस कंपनी का मार्केट कैप 6500 करोड़ हो जाएगा, और आरओई जो है वो 25% है इस कंपनी की। डेट है नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, सिग्निफिकेंट बात है इस कंपनी के लिए, और पी जो है वो 44 का है। इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर की अगर मैं बात करूं तो इसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है एल्केम लेबोरेटरी, और उस कंपनी का जो पी है वो 31 है, और इस कंपनी का यानी कि कोरोना रेमेडीज़ का जो पी है वो 44 का है। हालांकि EV टू सेल्स जो है वो दोनों की बराबर है, करीब करीब 5 का है, लेकिन एल्केम की जो सेल्स है वो लगभग कोरोना रेमेडीज़ की सेल्स का 10 गुना है, और एल्केम का जो प्रॉफिट है वो भी जो कोरोना रेमेडीज़ है उसका 15 गुना है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी थोड़ी सी महंगी है, और जिस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम है उससे ये ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के बाद ये कंपनी और महंगी हो जाएगी। तो मेरी राय ये है कि कंपनी अच्छी है और आप इसके ऊपर नज़र रखें, अप्लाई अवश्य करें, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप जल्दबाजी में भागे नहीं, क्योंकि कंपनी अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से और उस तरीके से लिस्ट हो गई तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी, और इस तरह से आप ये समझ लीजिए जितनी इस कंपनी की अच्छाइयाँ हैं वो उस लिस्टिंग के बाद के प्राइस में समाहित हो जाएंगी, या मैं ये कहूँगा कि वो लिस्टिंग के बाद कंपनी एक तरीके से ओवर वैल्यूड होगी। इससे बढ़िया ये है कि आप या तो करेक्शन का इंतज़ार करें, सिग्निफिकेंट करेक्शन का इंतज़ार करें, या जो लिस्टेड स्फीयर में जो कंपनीज़ हैं एल्केम लेबोरेटरी इस टाइप, उनको स्टडी करें और फिर डिसाइड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय से कि आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।